इंटर इंग्लिश क्रैश कोर्स वीडियो लेक्चर 10 मैं एमएस सर आप सभी का स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने वीडियो लेक्चर 9 तक देखा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जितना भी वीडियो लेक्चर इससे पहले अपलोड हुआ है हमारे चैनल में, मुझे विश्वास है कि आप लोग सभी को देखे, सभी वीडियो लेक्चर को देखे होंगे, साथ ही साथ उसको नोट किए होंगे और याद भी किए होंगे। ऐसा नहीं है कि पहले नोट बना लेंगे फिर एग्जाम का एक महीना बाकी रहेगा तो फिर याद करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मैं छोटा वीडियो इसलिए बनाता हूं ताकि आप उसको देखो, लिखो और याद कर लो। फिर दूसरे दिन दूसरा को देखो, लिखो, फिर याद कर लो। तो जब तक वेल डिसिप्लिन्ड वे में आप काम नहीं करेंगे, रिजल्ट बेहतर नहीं आएगा। जी हाँ, वीडियो लेक्चर 10 में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपका पोएट्री सेक्शन से पहला कविता का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसा कि आप सभी बोर्ड में देख पा रहे हैं, 12th इंग्लिश क्रैश कोर्स वीडियो लेक्चर 10, बुक रेनबो पार्ट 2, पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो कविता में आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं, इस कविता का इस वीडियो लेक्चर में केवल और केवल समरी और ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे। इस वीडियो लेक्चर में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कविता का समरी और ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे। तो आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि सर क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनेशन का क्या होगा। तो याद रहे, सभी कविता का क्वेश्चन आंसर एक साथ एक वीडियो लेक्चर में होगा, सभी कविता का एक्सप्लेनेशन एक साथ एक वीडियो लेक्चर में होगा। तो एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर इसको हम लोग दूसरे वीडियो लेक्चर में देखेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग हमारा जो कविता स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है, इस कविता को का समरी साथ ही साथ उसके ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा कविता का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। डियर स्टूडेंट, जब भी हम लोग कोई कविता पढ़ते हैं या जब भी हम लोग कोई चैप्टर पढ़े तो सबसे पहले हेडिंग को समझनी चाहिए। हेडिंग अगर आप समझ गए तो यकीन मानिए वो चैप्टर समझ में आने लगता है कि इस चैप्टर में किस मुद्दे पर बात होगी। चलिए, तो चैप्टर है हमारा, पोएम है हमारा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो स्वीटेस्ट लव का मतलब होता है प्रियतमा। मैं बता दूं आप लोगों को, ये जो स्वीटेस्ट टर्म है ये स्वीट से आया है। स्वीट मतलब मीठा, स्वीटर मतलब उससे भी मीठा, स्वीटेस्ट मतलब सबसे मीठा। आप लोगों ने डिग्री पढ़ा होगा। बिग मतलब बड़ा, बिगर मतलब उससे भी बड़ा, बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा, टॉल मतलब लंबा, टॉलर मतलब उससे भी लंबा, टॉलेस्ट मतलब सबसे लंबा। सेम उसी तरह स्वीट मतलब मीठा, मधुर, है ना। स्वीटर मतलब उससे भी मधुर, और स्वीटेस्ट मतलब होता मधुरतम, सबसे ज्यादा मीठा, इतना मीठा कि डायबिटीज हो जाए नहीं। तो चलिए, स्वीटेस्ट लव मधुरतम प्यार, प्रियतमा, आई डू नॉट गो मैं नहीं जाता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका टॉपिक का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, प्रियतमा मैं नहीं जा रहा हूं। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का मतलब होता है प्रियतमा मैं नहीं जा रहा हूं। मतलब एक प्रेमी जो है वो अपने प्रेमिका से कह रहा है कि सुनो मैं नहीं जा रहा हूं। मतलब इसमें प्रेमी और प्रेमिका का जिक्र हुआ है हेडिंग में, इसका मतलब ये लव पोएम है। याद रखेंगे, ये लव पोएम है। इस पोएम में मेटाफिजिक्स का भी झलक है, मेटाफिजिकल पोएम भी है, याद रखेंगे इसको। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो आपका मेटाफिजिकल पोएम है, साथ ही साथ लव पोएम भी है, याद रखेंगे। चलिए, तो आपका कविता का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मेटाफिजिकल पोएम है, आध्यात्मिक कविता है, साथ ही साथ ये लव पोएम भी है, प्रेम कविता भी है। आपका एग्जाम में पूछ लेगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ डैश पोएम। ऑप्शन में लव पोएम रहेगा तो लव हो जाएगा ऑप्शन में मेटाफिजिकल रहेगा तो मेटाफिजिकल हो जाएगा, लव और मेटाफिजिकल दोनों रहेगा तो दोनों आंसर होगा, याद रखेंगे। तो चलिए, कविता का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, प्रियतमा मैं नहीं जा रहा हूं। यह एक लव पोएम है, साथ ही साथ मेटाफिजिकल पोएम भी है। चलिए, लिखा हुआ है अबाउट पोएट, कवि के बारे में। जी हां, जब भी कोई कविता शुरू हो हेडिंग तो समझना ही है। हेडिंग समझने के तुरंत बाद हम लोग उस
कविता के कवि के बारे में भी जानेंगे। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो कविता है उसके कवि का नाम है जॉन डन। क्या नाम है? जॉन डन। जी हां, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कविता का कवि कौन है? जॉन डन। याद रखना जरूरी है क्योंकि आपका एग्जाम में पूछेगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटन बाय, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखेंगे जॉन डन, है ना। हर कवि का अपना एक क्षेत्र होता है, कोई किसी क्षेत्र में, कोई प्रेम के क्षेत्र में, कोई रोमांस के क्षेत्र में, नहीं कोई नेचर के क्षेत्र में। तो हर कवि का अपना अपना एक क्षेत्र होता है। तो याद रखेंगे जॉन डन जो थे वो मेटाफिजिकल पोएट थे। मेटाफिजिकल, डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटाफिजिकल? मेटाफिजिकल को हिंदी में बोलते हैं आध्यात्मिक। मेटाफिजिकल पोएम मतलब आध्यात्म, मेटाफिजिकल पोएट का मतलब आध्यात्मिक कवि। मेटाफिजिकल मतलब क्या होता है? तो मेटा मतलब होता है बियॉन्ड, बहुत दूर। फिजिकल मतलब छूने वाला चीज। तो छूने वाला चीज से कोसों दूर की जब बात हो, आत्मा की बात हो, प्रेम की बात हो, ब्रह्मांड की बात हो, ऐसी चीज जिसको आप छू नहीं सकते हो, उन चीजों के बारे में कविता लिखना ही क्या है? मेटाफिजिकल पोएम है। और उस प्रकार का कविता जो कवि लिखे उसको मेटाफिजिकल पोएट बोलते हैं। मेटाफिजिकल पोएम में बहुत बहुत ज्यादा क्या कहेंगे आध्यात्मिक ज्ञान होता है या चिंतन होता है। यही वजह है कि मेटाफिजिकल पोएम का प्रयोग कर साइंस आविष्कार करता है। जी हां, याद रखेंगे। तो चलिए, कविता का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसे जॉन डन ने लिखा है। जॉन डन मेटाफिजिकल पोएट थे। कविता लव पोएम है लेकिन जॉन डन लव पोएट नहीं थे, जॉन डन मेटाफिजिकल पोएट थे, याद रखेंगे। चलिए, बोर्न, जन्म कब हुआ है? तो 1572 इन लंदन, 1572 ईस्वी में इसका जन्म लंदन में हुआ है। डाइड, मृत्यु कब हुई? 1631 ईस्वी में। नहीं, अगला वेल नोन एज, हर कवि किसी न किसी क्षेत्र के लिए या किसी न किसी स्पेशल काम के लिए जाना जाता है। तो याद रखेंगे जॉन डन मेटाफिजिकल पोएट थे, साथ ही साथ प्रीचर भी थे। प्रीचर का मतलब होता है उपदेशक। उपदेशक का मतलब होता है धर्म का ज्ञान देना। तो याद रहे, एक्चुअली जॉन डन जो थे वो प्रीचर थे, चर्च के फादर भी थे वो। नहीं, देखते होंगे पंडित लोग धार्मिक ज्ञान देते हैं, तो जो धार्मिक ज्ञान दे, ईश्वर के बारे में ज्ञान दे, या जो ज्ञान देने का काम करे, ज्ञान बांटने का काम करे किसी भी प्रकार का, उसको हम लोग प्रीचर बोलते हैं, याद रखेंगे। चलिए, तो जॉन डन क्या कहते हैं? मेटाफिजिकल पोएट थे, साथ ही साथ प्रीचर भी थे। चलिए, इसका प्रसिद्ध किताब, हर कवि का कुछ ना कुछ प्रसिद्ध रचना होता है। तो फेमस बुक्स, प्रसिद्ध किताब या बोल सकते हैं फेमस कलेक्शन, प्रसिद्ध रचनाएं। इसका प्रसिद्ध रचना में से है सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सेटायर्स, एनालॉजीज और सेरेमन। तो याद रखेंगे कि आपको याद रखना है कि जॉन डन का प्रसिद्ध रचना कौन है? सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सेटायर्स, एनालॉजीज और सेरेमन। आपका एग्जाम में पूछ लेगा सॉन्ग्स एंड सोनेट्स हैज बीन रिटन बाय, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स को किसने लिखा? तो जॉन डन हो जाएगा। सेटायर्स, एनालॉजीज जॉन डन, सेरेमन्स जॉन डन ने लिखा है। तो याद रखेंगे ये है अबाउट पोएट। यहां तक आप लोगों को किसी भी कीमत में याद कर लेना है। वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। एक एक सेकंड को, वीडियो का एक एक सेकंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो स्किप नहीं करेंगे, अच्छे से देखिए, समझ के देखिए। ये सभी को आपको याद कर लेना है। पहली बात, आपका कविता का नाम क्या है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। किस प्रकार का कविता है? लव पोएम या मेटाफिजिकल पोएम। कौन लिखा है? जॉन डन। जॉन डन किस प्रकार के कवि है? मेटाफिजिकल पोएट। जन्म कब हुआ? 1572 लंदन में। मृत्यु कब हुआ? 1631 ईस्वी में। जॉन डन क्या क्या थे? तो मेटाफिजिकल पोएट थे, प्रीचर थे। जॉन डन का प्रसिद्ध किताब कौन कौन सा है? तो याद रखेंगे सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सेटायर्स, एनालॉजीज और सेरेमन। ये देखिए, याद करने का काम टीचर का नहीं, याद करने का काम स्टूडेंट का है, क्योंकि मुझे तो एग्जाम देना नहीं, एग्जाम आपको देना है। तो आपको किसी भी कीमत में इसको याद कर लेना है। और मैंने क्या बताया कि हम लोग जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को पढ़ रहे हैं, तो यहां पर हम लोग समरी और ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे। एनी प्रॉब्लम? तो चलिए, अभी हमने कविता के हेडिंग को देखा। हेडिंग को देखने के बाद फिर हम लोगों ने लेखक के बारे में जाना, कवि के बारे में जाना, पोएट के बारे में जाना। चलिए, अब चलते हैं इसके समरी की ओर। चलिए, तो आपका पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। समरी को सुनने से पहले आइए कविता पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं हम लोग। डियर स्टूडेंट्स,
स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कविता को जब आप रीड करोगे, जब आप पढ़ोगे लाइन बाय लाइन, तो उससे क्या मीनिंग निकलेगा, आइए उस चीज को हम लोग थोड़ा सा एक झलक में देखते हैं। याद रहे, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक बहुत ही सुंदर लव पोएम है। इस पोएम को जॉन ने लिखा है। इस पोएम में जॉन अपने प्रेमिका से बिछड़कर जुदाई के दर्द को महसूस करना चाहता है। इसलिए कवि अपने प्रेमिका से कहता है, सुनो, मैं तुमसे जो बिछड़ रहा हूं तो यह मत सोचना कि मैं उब गया हूं या फिर कोई और महिला मिल गई है। इस धरती में या इस दुनिया में औकात ही नहीं है, इस दुनिया के पास उतना औकात ही नहीं है कि तुमसे बेहतर कोई मुझे दिखा सके। अर्थात मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्रेम करता हूं। इसलिए मैं तुमसे जो बिछड़ रहा हूं तो यह मत सोचना कि मैं तुमसे उब गया हूं या कोई और महिला मिल गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और सुनो, मैं तुमसे सिर्फ बिछड़कर जुदाई के दर्द को महसूस करना चाहता हूं। तुम डरना मत। जिस तरह हर शाम सूर्य डूब जाता है, सुबह निश्चित ही वापस आता है, मैं भी तुम्हारे जीवन से तो जाऊंगा लेकिन निश्चित ही वापस आऊंगा सूर्य की भांति। कवि ने खुद को सूर्य से भी ज्यादा पावरफुल बताया, शक्तिशाली बताया। कवि ने कहा, सूर्य के पास ना इच्छा है, ना ज्ञान है, ना वो आधे रास्ते से वापस आ सकता। मेरे पास इच्छा और ज्ञान दोनों है, मैं आधे रास्ते से भी वापस आ सकता हूं। इसलिए डरना मत। मैं सूर्य से भी तेजी से गति कराऊंगा और सूर्य से भी तेजी से गति करने के लिए मैं पंख लगा लूंगा। कवि ने इस कविता में सूर्य का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि सूर्य कभी भी बेईमानी नहीं करता है, अर्थात कभी भी अपने प्रेमिका से बेईमानी नहीं करना चाहता है। कवि ने कहा, सुनो, हम मानव कमजोर हैं। हम मानव कमजोर इसलिए है क्योंकि हम मानव का समय और भाग्य के ऊपर नियंत्रण नहीं है। तो याद रहे, जिस क्षण हम दोनों बिछड़ जाएंगे, वो जो जुदाई का समय होगा, दर्द तकलीफ वाला जो समय होगा, उसका मैं भरपाई नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जीवन में दुख तकलीफ का आना भी जरूरी है क्योंकि दुख तकलीफ हमारे रिश्ते को मजबूत कर देता है। कभी अपने प्रेमिका से कहता है कि तुम रो मत, बिलखो मत, क्योंकि जब तुम रोती हो, बिलखती हो, मुझे ऐसा लगता है मेरे शरीर से मेरा आत्मा निकल जाएगा और मैं मर जाऊंगा। क्या तुम मुझे मार डालना चाहती हो? कभी अपने प्रेमिका से कहता है, सुनो, जिस क्षण हम दोनों बिछड़ जाएंगे, वो जो तन्हाई का समय होगा, उस समय अपने मन में कोई बुरा ख्याल मत लाना क्योंकि कभी कभी भाग्य वैसा ही कर देता है जैसा हम सोचते हैं। इस कविता के अंत में कवि अपने प्रेमिका से कहता है, सुनो, जब दो प्रेमी एक दूसरे को अपने हृदय में रखे, दिल में रखे, तो ऐसे लोग कभी भी अलग नहीं होते। और जो ट्रू लव होता है, जो सच्चा प्यार होता है, उसमें दूरी मैंने नहीं रखता है। तो इस प्रकार आपका कविता है। आप अगर कविता को पढ़ोगे तो इसी तरह का मीनिंग निकलेगा। चलिए, कविता को हम लोग सुन लिए हैं, अब इसका समरी को हम लोग देखते हैं। आपका एग्जाम में 5 मार्क्स का समरी पूछा जाता है। समरी याद करने का फायदा मैं आपको गिनाता हूं। फायदा नंबर 1, 5 नंबर का समरी पूछा जाता है। फायदा नंबर 2, समरी अगर याद रहेगा तो क्वेश्चन आंसर आसानी से कर लोगे। फायदा नंबर 3, समरी अगर आपको याद रहेगा तो यकीन मानिए ऑब्जेक्टिव्स भी आपका अच्छा जाएगा। फायदा नंबर 4, समरी अगर आपको याद रहेगा तो एक्सप्लेनेशन भी आप बेहतर तरीके से कर पाओगे। काफी बेनिफिट्स है हर जगह, समरी याद करने से हर जगह बेनिफिट है आपको। तो ये समरी जब आप सुन लोगे, लिख लोगे, तो उसके बाद प्लीज इसको याद कर लेना क्योंकि कैरियर का सवाल है। नहीं, समय बहुत कम है। आप अगर कलेक्ट करके रख लीजिएगा, इकट्ठा करके रख लीजिएगा तो फिर नहीं हो पाएगा। आइए, कविता को सुनने के बाद इसके समरी को हम लोग देखते हैं ना। समरी इस प्रकार है, लिखना भी इसी तरीके से जैसा मेरे बोर्ड में लिखा हुआ है। हेडिंग दे देना है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, साइड में लिखेंगे समरी, उसके बाद लिखना शुरू करेंगे। हमने पॉइंट 1 लिखा है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ ब्यूटीफुल लव पोएम। मतलब स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक सुंदर लव पोएम है, प्रेम कविता है। इट इज ऑल्सो अ मेटाफिजिकल पोएम, यह एक आध्यात्मिक कविता भी है। अगला पॉइंट है, इट हैज बीन कंपोज्ड बाय जॉन डन, इसे जॉन डन ने रचा है, लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट, ही वॉज अ ग्रेट मेटाफिजिकल पोएट एंड प्रीचर, वह एक महान आध्यात्मिक कवि साथ ही साथ उपदेशक भी थे। अगला पॉइंट है, ही वॉज बोर्न इन 1572 इन लंदन एंड डाइड इन 1631, इसका जन्म जो है
है ना। 1572 लंदन में हुआ है, मृत्यु 1631 ईस्वी में हुई है। ही वॉज अ रोमन कैथोलिक, जी हाँ वो रोमन कैथोलिक था, उसका जाति उसका धर्म का नाम रोमन कैथोलिक था। नहीं, अगला, ही हैज रिटन मेनी पोएम्स, इन्होंने ढेर सारा कविताएं लिखा। तो ये पैराग्राफ 1 है, इसको पहले लिख लेंगे। चलेंगे दूसरे पैराग्राफ में। लिखा है दूसरे पैराग्राफ का जो पहला पॉइंट है, इन दिस पोएम द पोएट वांट्स टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड टू फील द पेन ऑफ सेपरेशन। इस कविता में कवि अपने प्रेमिका से दूर जाना चाहता है, जुदाई के दर्द को महसूस करने के लिए। He tells his beloved not to think that he is tired from her or he has found another lady in the world. मतलब वो अपने प्रेमिका से कहता है कि वह जो है उससे उबा नहीं है, ना ही उसे दुनिया में कोई और महिला मिली है। अगला पॉइंट है, the poet loves his beloved very much so he will come back faster than the sun. मतलब कवि अपने प्रेमिका से बेइंतहा प्रेम करता है, इसलिए वह सूर्य से भी तेजी से वापस आएगा। The poet calls himself more powerful than the sun. मतलब कवि जो है खुद को सूर्य से भी ज्यादा ताकतवर बताता है, because the sun has no desire nor sense but he has, क्योंकि सूर्य के पास ना इच्छा है ना ज्ञान है, जबकि कवि के पास है। The poet gives the example of sun. मतलब कवि जो है सूर्य का उदाहरण देता है, because the sun never cheats, क्योंकि सूर्य कभी भी बेईमानी नहीं करता है। हमारा अगला पॉइंट है, he says man's power is feeble because he has no control over destiny and time. वह बताते हैं कि मानव कमजोर होता है क्योंकि मानव का समय और भाग्य के ऊपर नियंत्रण नहीं है। अगला पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हेन हिज बिलव्ड मोन्स और क्राइज इट सीम्स टू हिम he will die. मतलब कवि के अनुसार जब उसकी प्रेमिका मातम मनाती और रोती है तो कवि को ऐसा लगता है कि वो मर जाएगा। अगला पॉइंट है, he tells his beloved not to forethink any ill. वो अपने प्रेमिका से कहता है कि अपने मन में कोई बुरा ख्याल नहीं लाना, because sometimes destiny fulfills whatever we think. क्योंकि कभी कभी किस्मत वैसा ही कर देता है जैसा हम सोचते हैं। जी हाँ। फाइनली द पोएट सेज, मतलब अंततः जो कवि बताते हैं कि लवर्स रिमेन यूनाइटेड टू कीप ईच अदर इन देयर हार्ट्स। मतलब प्रेमी जो है वो हमेशा जुड़े रहते हैं अगर एक दूसरे को अपने दिल में रखे। एंड ट्रू लव नोज नो डिस्टेंस, और सच्चा प्रेम में दूरी मायने नहीं रखता है। तो ये आपका समरी है, समरी को आप लोग लिख लेंगे। अगर वीडियो पॉज करके लिखने में दिक्कत होता है तो टेलीग्राम चैनल में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल से इसका पीडीएफ लिख लेना है और यहाँ पर वीडियो में आकर के समरी को सुन लेना है। समरी समझ में आ जाएगा, मीनिंग भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए, कविता में हम लोग इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत समरी और ऑब्जेक्टिव्स दोनों को देखेंगे। तो कविता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, कवि के बारे में भी हो गया, समरी भी हो गया, कविता को सुन भी लिए। अब बचा इसका ऑब्जेक्टिव। तो याद रहे, कवि के बारे में मैंने बताया, समरी में मैंने जो बताया वो सारी बातें हम ऑब्जेक्टिव में नहीं बताएंगे, ऑब्जेक्टिव में थोड़ा हट के। समरी याद करोगे तो यहां से जो भी क्वेश्चन रहेगा आसानी से हल कर दोगे। अबाउट पोएट आपने पढ़ा तो जो भी क्वेश्चन पूछेगा आंसर कर दोगे आप। इसलिए जो हमारा ऑब्जेक्टिव पोर्शन है उसमें इससे हटकर थोड़ा सा है। चलिए देखते हैं। हाँ, Sweetest love I do not go objectives. Point 1. The pioneer of a new kind of lyrical and satirical verse is called. मतलब नए प्रकार का गीत से संबंधित, गाई जाने वाली, आत्मा से संबंधित कविता को ही क्या बोलते हैं? मेटाफिजिकल। याद रहे, मेटाफिजिकल का ये परिभाषा भी है। अगर आपका एग्जाम में पूछ लिया व्हाट इज मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल है क्या, तो बोलेंगे द पायोनियर ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सैटारिकल वर्स इज कॉल्ड मेटाफिजिकल। रख लेंगे इस लाइन को। अगला पॉइंट है जॉर्डन्स फादर वाज डैश। जॉर्डन के पिता थे क्या, तो याद है जॉर्डन के पिता ट्रेडर थे, व्यापारी थे। इसी को हम लोग दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? मर्चेंट थे। याद रखेंगे। अगला पॉइंट है जॉर्डन वाज फोर्स्ड टू लीव डैश यूनिवर्सिटी विदाउट डैश बिकॉज ऑफ हिज डैश। नहीं, तो जॉर्डन को मजबूर किया गया था छोड़ने के लिए। कौन सा यूनिवर्सिटी? तो याद रखेंगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। जॉर्डन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। जॉर्डन को मजबूर किया गया था
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए विदाउट डिग्री, बगैर डिग्री का, बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, उसके धर्म के कारण। जी हां, जॉर्डन के जमाने में पूरा इंग्लैंड एंटी कैथोलिक था, रोमन कैथोलिक से नफरत करता था। उस नफरत का शिकार जॉर्डन खुद हुए। जॉर्डन को उसके धर्म के कारण, रोमन कैथोलिक होने के कारण, मतलब जॉर्डन को उसके धर्म के कारण ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बगैर डिग्री दिए निकाल दिया था, याद रहे। चलिए अगला, जॉर्डन स्टडीड डैश एंड डैश। जॉर्डन ने क्या क्या पढ़ा था? तो याद रखेंगे थियोलॉजी। जॉर्डन स्टडीड थियोलॉजी एंड व्हाट? तो याद रखेंगे लॉ। तो जॉर्डन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? थियोलॉजी और लॉ। जॉर्डन किस चीज के ज्ञानी थे? तो याद है थियोलॉजी और लॉ। लॉ मतलब तो समझ में आ रहा, कानून, कानून के जानकार थे वो। थियोलॉजी मतलब क्या होता है? ईश्वर शास्त्र, धर्म शास्त्र, धर्म शास्त्र का बहुत ज्यादा ज्ञान था, तब ना वो प्रीचर थे। अगला, जॉर्डन सीक्रेटली मैरिड विथ हिज डैश। जॉर्डन जो है गुप्त रूप से शादी कर लिया था। किससे शादी किया था? तो याद रहे पेट्रोन्स नीस। पेट्रोन्स नीस का मतलब होता है आश्रयदाता की भतीजी। जी हां, जॉर्डन को जिसने अपने यहां आश्रय दिया उसी के भतीजी से चोरी छिपे शादी कर लिया था और कुछ समय के लिए जेल जाना पड़ा था, याद रखेंगे। तो जॉर्डन सीक्रेटली मैरिड विथ हिज पेट्रोन्स नीस। अगला पॉइंट, जॉर्डन्स वाइफ नेम वाज डैश। जॉर्डन के पत्नी का नाम क्या था? तो याद रखेंगे एनमोर। मैं यहां पर क्लियर कर दूं कि ये जो प्रेमिका की बात हो रही थी वो प्रेमिका एक्चुअली कौन है? पत्नी ही है, एनमोर है। अगला पॉइंट, जॉर्डन इज गोइंग टू डैश लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड। जॉर्डन अपने पत्नी को छोड़कर कहां जाने का प्लानिंग में था? याद रखेंगे जर्मनी। कविता में मेंशन नहीं है, लेकिन अगर सर्च करें तो पता चलता है कि वो अपने वाइफ को छोड़कर कहां जाने का प्लानिंग किया हुआ था? जर्मनी का। अगला पॉइंट, फीबल मीन्स। फीबल एक शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है वीक, कमजोर। एग्जाम में पूछ लेगा फीबल मीन्स, तो आंसर होगा आपका वीक, कमजोर। अगला पॉइंट है, जॉर्डन इज डैश फॉर हिज बिलव्ड। जॉर्डन अपने प्रेमिका से डैश है। जॉर्डन अपने प्रेमिका के लिए डैश है, तो उदास था, याद रहे। जब प्रेमिका रो रही थी, बिलक रही थी, मातम मना रही थी, तो कवि को तकलीफ हो रहा था, इसलिए कवि ने अपने प्रेमिका को इमोशनली ब्लैकमेल करने का काम किया था कि जब तुम मातम मनाती हो, जब तुम रोती हो, मुझे ऐसा लगता है मेरे शरीर से मेरा आत्मा निकल जाएगा, मैं मर जाऊंगा, है ना। और तुम्हारे आंखों से जो आंसू निकल रहे हैं वो आंसू नहीं है, मेरे शरीर का खून है। ऐसा थोड़े होता है कि किसी के रोने बिलखने से आत्मा निकल जाएगा या आंसू खून बन जाएगा। बस कभी इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा था या इमोशनली चाहता था कि वो जो है रोना बंद कर दे, मातम मनाना बंद कर दे, अर्थात अपने प्रेमिका के तकलीफ को देखकर कभी भी तकलीफ में था। तो जॉर्डन इज सैड फॉर हिज बिलव्ड। जॉर्डन अपने प्रेमिका के लिए उदास था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, समझ गए होंगे आज का हमारा टॉपिक था स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। कवि के बारे में जाना, कविता को हमने सुना, समरी को देखा, ऑब्जेक्टिव्स भी हो गया। इस कविता से जो भी चीज पूछा जाएगा अब आप आंसर कर सकते हो। इस कविता का क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनेशन को हमने नहीं देखा है। 10 कविता, मतलब 10 क्या, हम लोगों ने जो 6 इंपॉर्टेंट कविता चुना है वो सभी को पढ़ने के बाद फिर 10 कविता का एक साथ क्वेश्चन आंसर, 10 कविता का एक साथ एक्सप्लेनेशन। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट